देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो लास्ट दिन हम लोग AS13 जो है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन काफी सारा होता है। हम लोगों ने यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर है। अगर कोई शेयर डिवेंचर, मेनली हम लोग का शेयर और डिवेंचर का ही क्वेश्चन होगा। शेयर डिवेंचर में अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता है कि इन्वेस्टर, कंपनी नहीं, जो शेयर इशू कर रही है डिवेंचर इशू कर रही है वो नहीं, जो इन्वेस्टर है वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा वो हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिवेंचर वाला पॉइंट स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और एक क्वेश्चन मैंने आधा अधूरा रखा था। ठीक है, मतलब पूरा कर लिया था, ये वाला पॉइंट बाकी था। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करवाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला था, ताकि रिलेट करने में आसानी हो। बस लास्ट पॉइंट हम लोग का बाकी था। यहाँ पर बोला है कि मिस्टर पुरोहित का ये डिटेल्स दिया। मिस्टर पुरोहित कौन है? जिन्होंने 8% डिवेंचर होल्ड किया है पी लिमिटेड बोल के कंपनी का। डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 और ये बाकी डेटा दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, बाकी डेटा में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2001 ओपनिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट दिया हुआ था। ठीक है। उसके बाद 100 डिवेंचर परचेस विद एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स और कम इंटरेस्ट भी पढ़ा था। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर हमें कोई वैल्यू बता रहा है, परचेज वैल्यू को, अगर परचेज या सेल वैल्यू जो भी हो, वो अगर एक्स इंटरेस्ट वैल्यू बोल रहा है मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इस 98 में कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। और अगर कम इंटरेस्ट होता है तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है। फिर सोल्ड आउट किया है डिवेंचर, फिर परचेज किया है, फिर सोल्ड किया है। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है कि डेट्स ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें इनका इन्वेस्टर अकाउंट मतलब अकाउंट बना के देना है। गुड मॉर्निंग ऋषभ। अच्छा देखो, हमें बोला है मिस्टर पुरोहित जो है उन्होंने अपना अकाउंट 31 मार्च को क्लोज किया है। ब्रोकरेज 1% पे करना पड़ता है हर एक ट्रांजैक्शन पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। तो जब भी हम लोग डिवेंचर शेयर परचेस करते हैं तो ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल करने से लेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रोकरेज देना पड़ेगा तो मेरा परचेस वैल्यू और भी बढ़ेगा, और अगर मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा सेल के केस में तो मेरा गेन जो इनकम यानी जो सेल वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो परचेज में ऐड, सेल में लेस, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट दिन में। और यहाँ पर मार्केट वैल्यू बोला है डिवेंचर का 99 हो गया है, हमें फीफो मेथड से क्वेश्चन करने बोला था। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ तक क्या किया था एक बार रिकॉल करवा देते हैं। देखो सबसे पहले 1 अप्रैल को हमारे पास यहाँ पर बैलेंस बीडी दिख रहा था। 1,20,000 का डिवेंचर था, यानी नंबर ऑफ डिवेंचर 1200। कैसे हुआ था? 1,20,000 ये रुपीस में है। एक एक डिवेंचर का अगर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीस करके है तो 0 कैंसिल आउट करके 1200 डिवेंचर, जिसका कॉस्ट हमें बता दिया था 1,18,000। यहाँ हमें इंटरेस्ट नहीं लिखना पड़ा। क्यों नहीं लिखना पड़ा? क्योंकि इंटरेस्ट तो जस्ट 31 मार्च को ही मिला था। ठीक है। तो 1 अप्रैल को तो कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा, अब इस डेट से इंटरेस्ट ड्यू होना स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से परचेस हुआ था 98 एक्स इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने परचेस प्राइस कैसे निकाला था? 100 डिवेंचर परचेस हुआ था तो 100 इंटू 98 करना था, तो 9800 होगा। फिर ये ज्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमें ब्रोकरेज देना था कितना? 1%। 1% मतलब 98 होगा, इसका 1%, तो 9898 परचेस प्राइस हो जाएगा। तो ये एंट्री हुआ था। अब यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों लिखा था हम लोगों ने? क्योंकि देखो ये डेट है जुलाई, जुलाई के पहले कब इंटरेस्ट मिला हुआ? इंटरेस्ट तो दो ही डेट को मिलता है, 31 मार्च और 30 सितंबर। तो जुलाई के आगे क्या आता है? तो ये ड्रॉ में भी दिख रहा है, जुलाई के आगे आता है मार्च। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है। तो मार्च में इंटरेस्ट मिला था, तो जिसने भी ये डिवेंचर बेचा है उनको लास्ट मार्च में मिला था इंटरेस्ट। इसके बाद उन्होंने अप्रैल मई जून और जून तक होल्ड किया, जुलाई को बेच दिया। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग का 200 आया था। देखो इसका हम लोगों ने वर्किंग नोट यहाँ पर किया हुआ है। देखो हम दिखा देते हैं। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग का यहाँ पर आया था 3/12 करके 200। तो इंटरेस्ट भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुआ इंटरेस्ट रिसीव का डेट, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल कितना डिवेंचर है उतने पे मिलेगा, तो 1200 प्लस 100 1300 डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब फेस वैल्यू पे मिलता है तो 1300 इंटू 100 इंटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लास्ट दिन का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ किया हुआ है ना हम लोग का, ये देखो
ये देखो टोटल डिवेंचर इंटू 100 इंटू 8% और टाइम हो जाएगा 6/12। 6/12 क्यों? क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट दे रही, कंपनी तो 6 मंथ्स के गैप में देती है, तो 6/12 भी होगा। तो यहाँ पर हो गया 5200 का इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद सोल्ड आउट हुआ है, ये देखो सोल्ड आउट हुआ है 200 डिवेंचर 100x इंटरेस्ट करके। तो 200 इंटू 100 करने से 20,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 1% ब्रोकरेज लेस होगा जो कि 200 होगा, लेस करने से 19,800 होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये बेच के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये बेच के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हमें देखना पड़ेगा जितना डिवेंचर हम लोगों ने बेचा है उस पे उसका कॉस्ट कितना था, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं? सेल वैल्यू से कॉस्ट माइनस करते हैं। तो सेल वैल्यू तो पता है, लेकिन इसका कॉस्ट कितना है कैसे पता करेंगे? तो हमें हमारे पास डिवेंचर कितना था जो हम लोगों ने बेचा? 1200 और 100 था। वो मैंने उस दिन ओरली बोला था, अब हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं ताकि हम फीफो भी तुम लोग को बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कैसे करके उसका वर्किंग नोट होगा। उस दिन भी मैंने बोला था, यहाँ पर हम और एक तरीके से करके दिखा रहे हैं। ये देखो हम लोग के पास सबसे पहले ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सेल वैल्यू दिखाया, तो फिर यहाँ पर मैंने दिखाया कैसे करके प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फीफो मेथड बोला है ना, तो उसको हम लाइन बाय लाइन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास 1200 डिवेंचर था 1,18,000 का। तो देखो फीफो मेथड में हमें ऐसे कॉस्ट एक तरफ लिख लेना चाहिए, नंबर और कॉस्ट हम ऐसे लिख रहे हैं, नंबर और यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास कितना डिवेंचर था 1200, जिसका कॉस्ट था 1,18,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1200 1,18,000। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास 1200 डिवेंचर था 1,18,000। फिर 100 परचेस किया 9898 से। ठीक है, 100 परचेस हो गया 9898 से, 100 परचेस हो गया 9898 से। तो टोटल डिवेंचर 1300 और टोटल कॉस्ट ये दोनों को ऐड करो 1,18,000 प्लस 9898, तो कितना हो गया 1,27,898। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेल हुआ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फीफो में सिर्फ सेल परचेज देखेंगे। अब सेल हो रहा है 200, जिसका कॉस्ट मतलब सेल वैल्यू है 19,800। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस हो जाएगा, सेल होने से क्या होगा लेस हो जाएगा, लेस करेंगे सेल। कितना नंबर ऑफ डिवेंचर सेल हो रहा है 200। ठीक है, तो यहाँ से 200 को लेस करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर बचेगा 1100 और 200 का यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, 200 का सेलिंग प्राइस कितना आया है 19,800। ठीक है, 19,800 सेलिंग प्राइस आया। अच्छा इसको यहाँ पर लिखेंगे ये 200 के बराबर में। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है ये जो 200 मैंने 19,800 पे सेल किया उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, वो मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को करके दिखाया था। ये देखो कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि कॉस्ट हो जाएगा 19,667। तो फीफो में कैसे होता है देखो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तुम लोग कॉस्ट में भी पढ़ोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, पहले जो आया उसे पहले बेच दो। ठीक है, तो अगर 200 का सेल होगा तो वो कहां से होगा पहले वाले लॉट से, पहले वाले लॉट से होगा 1200 वाले से। तो 1200 में एनफ डिवेंचर है जिससे हम लोग 200 डिवेंचर सेल कर सकते हैं। तो उसका कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऐसे निकालना पड़ेगा, 1200 का कॉस्ट है 1,18,000 जैसे यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, तो 200 का कॉस्ट कितना होगा ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग का निकाला हुआ है, ये देखो 19,667। तो यहां से देख के लिख देते हैं 19,667, 19,667। ठीक है, 19,667। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट है 19,667, सेलिंग प्राइस है 19,800, तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तो ऑब्वियसली देखो प्रॉफिट होगा, क्योंकि 19,800 था उसको हम लोगों ने 19,800 में बेचा 19,667 का डिवेंचर को, तो 133 का मेरा क्या हो गया प्रॉफिट। P/L लिखा है और लॉस को हम ऐसे ब्रैकेट में दिखा देंगे, तो प्रॉफिट हो गया 133। देखो यहाँ पर भी मैंने सेम चीज निकाला था, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये रहा बाय बैंक सेल रिकॉर्ड कर दिया, टू प्रॉफिट यहाँ पर 133 दिखा दिया। इसके बाद फिर परचेज हुआ है 50 98 एक्स इंटरेस्ट करके, तो 50 इंटू 98 करने से कितना होता है, ये देखो 50 इंटू 98 करने से हम लोग का आ जाता है यहाँ पर 9,800। अब ब्रोकरेज 1% लग के 9898। ठीक है, 9898 आ जाएगा 9898, ये
नहीं, एक सेकेंड, ये वाला है परचेज 50 एट द रेट ऑफ 98, तो 15 into 98 करना पड़ेगा, ये 100 वाला है। अच्छा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा ये वाला वर्किंग नोट 15 to 98, 4900, 1% ब्रोकरेज लगा 4949, ये देखो 4949। अब इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने परचेस कब किया, यहाँ पर लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, कंपनी से कोई भी डिवेंचर होल्डर रहा हो यहाँ पर, तो जो बेचेगा वो यहाँ से यहाँ का इंटरेस्ट लेके फिर ही बेचेगा, ठीक है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैन जो है 1 तारीख है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 100 होगा। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 100 रुपीज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 100 दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से सोल्ड आउट हो रहा है। अच्छा, अगर परचेज हुआ है तो मुझे परचेज ऐड करना पड़ेगा 504949 यहाँ पर, ये जो अभी नया बना रहे हैं ना इस 50, और ये परचेज है 4949। अच्छा, अब ये माइनस कर लेंगे, वैल्यू कितना बच रहा है, 1,27,898 माइनस 19,667, 108,231 प्लस 4949, ठीक है, ये कितना बच गया, 1,13,180, और ये हो जाएगा 1150। तो अभी हम लोग के पास इतना डिवेंचर है जिसका वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर से सेल होगा, सेल टोटल 2 बार हुआ है, यहाँ पर एक बार और यहाँ देखो, अब फिर से सेल हो रहा है 299 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो 299 एक्स इंटरेस्ट, तो 200 यहाँ पर लिखेंगे सेल 200, ठीक है, तो बचेगा कितना, 1150 माइनस 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 950, ठीक है। और यहाँ पर सेल वैल्यू कितना होगा, हम यहाँ से वर्किंग नोट देख के लिखेंगे, ये देखो 299 ब्रोकरेज लेस होके 19602, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 19602, ठीक है। ये हम लोग का क्या यहाँ पर होगा, सॉरी 19602 तो मेरा सेल प्राइस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19602। अब चेक करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है, तो मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो अब हम कहाँ से सेल कर रहे हैं, देखो 1200 से 200 सेल हो गया, बचा है 1000। अब उस 1000 से भी ये वाला हम लोग आराम से बेच सकते हैं, जब तक हमारा लॉट खत्म नहीं होता है, पहला वाला फिर ये दूसरा वाला, ऐसे करके जाएगा। जब भी सेल करेंगे पहला ये पूरा खत्म करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है, ऐसे करके चलेगा। तो अगर 200 का कॉस्ट मुझे निकालना है, तो अगेन 200 का कॉस्ट सेम ही होगा, ये देखो ऐसे करके कैलकुलेशन करेंगे तो 200 का कॉस्ट हम लोग का सेम ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हम लोग का ये 19667, ठीक है, 19667। अब माइनस करेंगे, यहाँ पर 113,180 माइनस 19667, ठीक है, तो ये कितना हो गया 93,513। अभी जो डिवेंचर बचा है उसका ये वैल्यू हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट है कि लॉस, 19,667 का कॉस्ट था और बेचा है 19,602 में, तो हम लोग का 65 रुपीज निकल के आ रहा है, जो कि लॉस आ रहा है, ठीक है। 65 का हम लोग का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव में दिखाते हैं क्योंकि देखो सेल वैल्यू कम है 19,602, जबकि परचेज वैल्यू ज्यादा है, तो लॉस आया तो बाई पीएल बोल के मैंने यहाँ दिखाया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट रेट मिला 31 मार्च 2002 को, तो इंटरेस्ट रेट जो मिला, इंटरेस्ट रेट मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना सारा डिवेंचर है मेरे पास, तो उसके एक सेकेंड, एक मिनट, सेकेंड,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग का फिर कितना सारा डिवेंचर बच रहा है, ये देखो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया 950 डिवेंचर बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 950 डिवेंचर पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 100 रुपीज करके 8%, 6/12, क्योंकि कंपनी यहाँ पर हमें जो है इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, वैल्यूएशन करना है अपने बचे हुए डिवेंचर का वैल्यू, क्योंकि ये अकाउंट हम लोगों ने क्लोज नहीं किया था, तो अब इस अकाउंट को हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज करने पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 31 मार्च 2002 में हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी मतलब हमारे पास कितना डिवेंचर बच रहा है, तो वो देखो डिवेंचर 950 ही बचेगा, ठीक है। तुम लोग अगर यहाँ का कैलकुलेशन देखोगे तो भी डिवेंचर 950 बच रहा है, अगर तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे ना तो भी देखना 950 बचेगा। देखो यहाँ पर टोटल करके देखो, यहाँ पर 1200 प्लस 100, 1300 और 50, तो ये हो जाएगा 1350। 1350 से ये माइनस करो, 1350 माइनस 400, 950 डिवेंचर बचेगा, वहां कैलकुलेशन में भी सेम दिख रहा है 950 डिवेंचर बचेगा। अब 950 का वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 950 का वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करें। देखो यहाँ पर हमें फीफो मेथड दिया था और यहाँ पर हमें करंट वैल्यू दिया था मार्केट का। ये देखो 8% डिवेंचर का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वो कितना चल रहा है, 99 करके, ठीक है, 99 करके चल रहा है। अच्छा, आप कैलकुलेट करते हैं, देखो 99 करके अगर चल रहा है तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना होगा, यहाँ पर लिख के देखते हैं। ये साइड में, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, मार्केट वैल्यू चल रहा है 99 करके, ठीक है। कितना सारा डिवेंचर है, 99 इंटू 950, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, मार्केट वैल्यू हो गया 94,050, ठीक है। ये हम लोग का मार्केट वैल्यू हो गया, और ये हम लोग का जो है ये हम लोग का कॉस्ट, ठीक है, मतलब हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमें पता है कि हमें किस तरीके से वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है 93,513, एनआरवी कितना है 94,050, मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है, ये वाला है 93,513। तो इसका मतलब हमें अपने बचे हुए डिवेंचर का वैल्यू लिखना चाहिए 93,503 इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू लिख के कंपेयर करके देखना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसके बेसिस पे। तो 93,513 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 93,513, ठीक है, 93,513 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, ये हो गया 19,800 प्लस 19,602 प्लस 65 प्लस 93,530, तो ये हो गया 1,32,980, ठीक है। और इधर का भी देखते हैं, -118,000 -9898 -133 -4949, ठीक है। ये हम लोग का दोनों साइड टैली हो गया 93,513। देखो, अगर नॉर्मली हम लोग इसको लिख के मैच कर लेते हैं, लेकिन फीफो मेथड के साथ साथ मार्केट वैल्यू बोला है तो हमें चेक करना पड़ेगा। बाई चांस मार्केट वैल्यू हम लोग का कम होता 93,513, मान लो मार्केट वैल्यू सपोज करो कि हम लोग का आता 93,000, तो फिर मुझे ये वाला वैल्यू लिखना पड़ता, ठीक है। तब हम 93,513 नहीं लिखते, तो इसीलिए इसे हमें चेक करके हमेशा देखना है, लेजर बैलेंस करके नहीं निकालना है। अगर मुझे मार्केट वैल्यू भी बोलेगा तो मुझे ऑब्वियसली कैलकुलेट करके चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा लोअर है, उसी पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट का कॉलम है इसको हम लोग क्लोज करेंगे, देखते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया। जैसे इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं तो पीएल में क्लोज होता है ना, तो 2 पीएल होगा या बाई पीएल होगा, देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस, मतलब इनकम अर्निंग ज्यादा है कि पेएबल ज्यादा है। तो ये टोटल हो रहा है हम लोग का 40, ये है 5,200 प्लस 533 प्लस 300, 3,800, तो ये हो गया 9,533।
9533 इधर चेक करते हैं कितना होगा। 9533 -300 -300 तो ये हो जाएगा 9233 ठीक है। तो ये हो गया 2 प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये इंटरेस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2002 का। ठीक है, तो फीफो मेथड बोलेगा तो क्या ध्यान रखना है कि जब तक पहला लॉट खत्म नहीं हो रहा है हमारा सेल चलता जाएगा। ठीक है, उसी लॉट से वो हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू बोलेगा तो ये तो कॉस्ट कैलकुलेट करके आया, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पर हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्लोज करना है। क्लोज कैसे होता है, नंबर तो बैलेंस करोगे आ जाएगा, बाकी वर्किंग नोट से भी देख सकते हो। उसके बाद ये कॉस्ट कॉलम को हम लोग क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करने से अगर इंटरेस्ट का इनकम ज्यादा है तो 2PL होगा, एक्सपेंस ज्यादा है तो 2PL आ जाता है। और कॉस्ट कॉलम को क्लोज करने से हम लोग का दोनों साइड टैली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर वैल्यू लिखा, अगर ये हम लोगों का क्योंकि कॉस्ट वाला ही आया ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कोई बैलेंस नहीं आया। बाई चांस अगर ये हम लोग का कॉस्ट वाला वैल्यू नहीं आके जो मार्केट वैल्यू वो कम होता, वो वाला वैल्यू आता। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर हम लोग का सपोज कि यहाँ पर हम लोग का 93,000 आता, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट वैल्यू आता 93,000, तब इसे टोटल करने से क्या होता ना, हम लोग का इधर लॉस दिखता। ठीक है, तो ये कॉस्ट कॉलम टोटल करने से हमेशा टैली होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्केट वैल्यू नहीं आया, बिकॉज मार्केट वैल्यू ज्यादा था। अगर मार्केट वैल्यू आता ना तो मिसमैच होता दोनों साइड। अब मार्केट वैल्यू अगर देखो, लॉस क्यों आता, नॉर्मल सा बात है, मेरे चीज का कॉस्ट से अगर मार्केट वैल्यू गिर गया है तो फिर लॉस ही आएगा। मेरा हिसाब से कॉस्ट आ रहा है 93,530, लेकिन मार्केट वैल्यू से कम है तो ऑब्वियसली मेरा वो लॉस ही होगा। तो अगर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता, वो कब करना पड़ता, जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी कम होता। कॉस्ट और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर, अगर एनआरबी लोअर होता, एनआरबी को रिकॉर्ड करते तो इधर एक बाईपीएल और भी आ जाता, जो कि मार्केट वैल्यू गिरने पे लॉस था। ठीक है, वो वाला रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। तो ये डिवेंचर का जो लास्ट वाला पॉइंट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो हम लोग आज नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, दैट इज शेयर। ठीक है, शेयर का इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और ठीक है, देखो अभी हम लोग शेयर वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो शेयर का इनकम वेरिएबल होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इक्विटी शेयर पढ़ेंगे। वेरिएबल इनकम ड्यूरिंग ट्रिप्स और सिक्योरिटीज। देखो यहाँ पर हमें वेरिएबल इनकम किस चीज का देखना है, शेयर का। हमारा क्वेश्चन भी अच्छा ठीक है सर, माय प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, वेरिएबल इनकम ड्यूरिंग स्क्रिप्ट्स और सिक्योरिटीज। देखो यहाँ पर मान लो हमें इक्विटी शेयर खरीदना है। ठीक है, इक्विटी शेयर का ही क्वेश्चन रहेगा। इक्विटी शेयर का ही वेरिएबल इनकम होता है, प्रेफरेंस शेयर का होता भी नहीं है। हम लोग को इक्विटी शेयर परचेस करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे परचेस कर सकते हैं, अगर तुम लोग भी कभी शेयर परचेस करने जाओ तो तुम लोग के पास दो ऑप्शन होगा। ठीक है, एक होगा डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, कंपनी से भी डायरेक्टली कभी कभी लिया जा सकता है। और एक होता है मार्केट के थ्रू से। मार्केट के थ्रू से मतलब जो अलग अलग ब्रोकर कंपनी है ना, उनके थ्रू से लेना पड़ता है। ठीक है, अगर कंपनी के थ्रू से डायरेक्ट लेते हो तो यहाँ पर नो ब्रोकरेज, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट लोगे तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा ना। जब हम लोग किसी मिडिल मैन के थ्रू से कुछ भी लेते हैं तो ब्रोकरेज लगता है। जैसे मान लो जो लोग रेंट पे रहते हो, रेंट पे जब घर ढूंढना पड़ता है तो ब्रोकर के थ्रू से ढूंढना पड़ता है, ब्रोकर को ब्रोकर ही देना पड़ता है। क्योंकि देखो ब्रोकर है, हर एक एरिया का ब्रोकर होता है, तो उसको पता है कि कहाँ पर कौन सा घर है, कहाँ पर मतलब हमें जैसा घर चाहिए किधर है। क्योंकि हम लोग नए होते हैं उस जगह पे, तभी तो रेंट पे ढूंढ रहे हैं ना घर, तो हमें कैसे पता, तो फिर ब्रोकर के थ्रू से लेना पड़ता है। ब्रोकर के थ्रू से अगर लोगे तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर तुम लोग कभी घर ढूंढे हो मैजिक
ब्रिक्स वगैरह में देख सकते हो, ओनर पोस्टिंग रहता है, फिर ब्रोकर पोस्टिंग रहता है। ओनर पोस्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट ओनर से बात कर सकते हैं, तो फिर हमारा ब्रोकरेज बच जाता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रोकर के थ्रू से लेंगे तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, कंपनी से डायरेक्टली लोगे तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मार्केट के थ्रू से, मतलब ब्रोकर कंपनी, मार्केट का मतलब हो गया ब्रोकर कंपनी जो है, ठीक है, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, ठीक है, ये सब जो भी ब्रोकर कंपनी है, इनके थ्रू से जब तुम लोग शेयर खरीदोगे तो तुम लोग को देना पड़ेगा ब्रोकरेज, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके से शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो कंपनी शेयर इशू करे उसका अकाउंटिंग नहीं करना है, हमें उनका अकाउंटिंग करना है जो इन्वेस्ट किया है शेयर में, मतलब इन्वेस्टर्स अकाउंटिंग, ठीक है। हमें इन्वेस्टर का अकाउंटिंग करना है, इन्वेस्टर मतलब जिसने शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब देखो, शेयर का इन्वेस्टमेंट में हमें क्या क्या पता होगा। नॉर्मली हमें ये पता होना चाहिए कितना सारा शेयर परचेज हुआ है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किया है किसी ने 50,000, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू है शेयर का। इक्विटी शेयर का नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होता है हम लोग का ₹10 करके, ठीक है, ₹10 ईच, ठीक है। और इशू प्राइस, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस अलग हो सकता है, ठीक है। इशू प्राइस 3 तरीके का हो सकता है, पर में इशू हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है, डिस्काउंट में हो सकता है। अगर फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस है, ठीक है, तो वो होता है इशू एट पार, इशू एट पार। अगर फेस वैल्यू ग्रेटर देन इशू प्राइस है तो वो होता है इशू एट डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट पे इशू करना वैसे लॉ के हिसाब से मना किया गया है, ठीक है। लॉ के हिसाब से डिस्काउंट में इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, वो भी कंपनी के अपने एम्प्लॉय वगैरह को, ठीक है। और अगर फेस वैल्यू जो है लेस देन इशू प्राइस है, ठीक है, फेस वैल्यू जो है वो इशू प्राइस से कम है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इशू एट प्रीमियम, ठीक है, इशू एट प्रीमियम। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पर इशू प्राइस लिख दिया है सपोज ₹20, ठीक है, 20 ईच, मतलब एक शेयर का एक्चुअली वैल्यू है ₹10, लेकिन कंपनी उसे इशू कर रही है ₹20 में। अब ये कैसे होता है पॉसिबल, अगर कंपनी काफी अच्छा खासा होता है, उसका गुडविल अच्छा होता है, तो उसका लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग गेन, मतलब अगर पहला बार इशू हो रहा है उसे हम लोग लिस्टिंग गेन बोल सकते हैं, कि इतना हाई डिमांड है कि शेयर का प्राइस जो है मतलब ज्यादा हो गया है नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है, तो फिर वो प्रीमियम में इशू हुआ है। तो यहाँ पर मुझे बोल सकते हो प्रीमियम का वैल्यू कितना है, ये शेयर कैसे इशू हुआ है प्रीमियम में, तो यहाँ पर प्रीमियम का वैल्यू कितना है, 10 का शेयर 20 में इशू हो रहा है, तो प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा, बोलो प्रीमियम का वैल्यू कितना है। हाँ बोलो। 10। मैम एटीएम का ₹10 है। ₹10 है, ठीक है, ₹10 है। अच्छा, अब एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बोलो कि जो इन्वेस्टर है वो क्या एंट्री करेगा शेयर खरीदने का। जो इन्वेस्टर है, मान लो इन्वेस्टर है मिस्टर ए, ठीक है, तो मिस्टर ए ने ये शेयर खरीदा है, 5,000 शेयर खरीदा है, जिसका नॉमिनल वैल्यू ₹10 था और इशू प्राइस ₹20 था, तो उसका एंट्री क्या होगा बोलो। मैम बोलो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं, इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों होगा, वो तो कंपनी का होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो अपना टोटल अमाउंट है कि इन्वेस्टमेंट खरीदेगा, तो इसका एंट्री ऐसे नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट इन, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ बस उतना ही होगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ, मान लो कंपनी का नाम भी दे देते हैं, चलो इसने कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया, मान लो मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया है फॉर एग्जांपल एबी लिमिटेड में, एबी लिमिटेड में, ठीक है, एबी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड ऐसे लिख सकता है टू बैंक, इसने अपना इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, जो प्राइस बोला था उसमें परचेज कर लिया, कितना 50,000 शेयर्स परचेज किया है ₹20 करके। ये प्रीमियम ये सब का डिटेल्स नहीं रखेगा, क्योंकि ये थोड़ी ना इश्यू कर रहा है, तो ये हो गया 10 और 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 लाख। अच्छा, अब कंपनी क्या देखो, हमें तो यही पढ़ना है, हम लोग को ये वाला पढ़ना है, हमें ये पढ़ना भी नहीं है कि कंपनी क्या करेगा, वो तो कंपनी अकाउंट्स में पढ़ते हैं। फिर भी हम बता देते हैं कंपनी क्या एंट्री करता है जब शेयर इशू होता है, जो कि हमें इस चैप्टर के लिए नहीं चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं। एबी लिमिटेड एंट्री करेगा ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये ऐसे एंट्री करेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा बोल सकते हो? 50,000। 10 into 50,000, 5 लाख। 5 लाख। और यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी 10 into 50,000, 5 लाख। और बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 10 लाख। हाँ 10 लाख। मतलब 10 लाख, ठीक है। लेकिन ये हमें इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार डिफरेंस बता दिया, ये कंपनी एंट्री करता है कि मेरे पास पैसा आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने शेयर इशू किया। शेयर इशू मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे उससे कैपिटल जनरेट करना था। तो कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है और बाकी एक्सेस अमाउंट वो प्रीमियम बोल के दिखाना पड़ता है। लेकिन ये अकाउंटिंग हमें यहाँ पर नहीं सीखना है। हम लोग को ये सीखना है कि मिस्टर ए अपना अकाउंटिंग कैसे करने वाला है। तो मिस्टर ए ने कुछ एक चीज खरीदा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में उन्होंने शेयर खरीदा है, तो वो ऐसे करके एंट्री कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें बोनस इशू समझना पड़ेगा। अब कंपनी बोनस इशू कर सकती है, ठीक है। बोनस शेयर इशू कर सकती है। बोनस इशू का मतलब बोनस शेयर, ठीक है। तो बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जो कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है। ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन गेट, और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस इशू करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट में देखो कंपनी बोनस कब इशू कर सकती है। देखो बोनस का एक अलग चैप्टर होता है जहां पर अगर है तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बोनस वाला पहले तो था। तो बोनस इशू जो है एक्चुअली नहीं है, बोले तो वो फाउंडेशन में दे दिया है, जो भी हो। तो बोनस इशू जो है उसमें क्या होता है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है, ठीक है। अब फ्री में शेयर देती है इसका मतलब कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं। फ्री में शेयर देने का मतलब कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो एक्चुअली कंपनी कब फ्री में दे सकती है? देखो कोई फ्री में कुछ कब दे सकता है? जब उसके पास काफी अच्छा खासा पैसा होता है, देखो तभी ना कोई फ्री में कुछ बांटेगा। अगर किसी के पास एक्सेस है तो कंपनी क्या करता है, देखो अगर कंपनी के पास सरप्लस ज्यादा है ना, सरप्लस, ठीक है। सरप्लस अगर एक्सेस होता है, थोड़ा सा बता देते हैं नहीं तो नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। कंपनी के पास अगर सरप्लस एक्सेस होता है ना, तो कंपनी क्या करता है, बोनस शेयर देने का सोचता है। बोनस शेयर देने से क्या होता है, क्योंकि फ्री में दिया जाता है ना, तो शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए वैसे शेयर होल्डर का खास कुछ बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन वो तो बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, हम अभी उतना कुछ तो नहीं बता सकेंगे, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो क्लास जो बोनस का है वो हम शेयर कर देंगे, तुम लोग सुन सकते हो कि उसमें कैसे करके होता है। तो यहाँ पर देखो सरप्लस अगर होगा तो ही कंपनी बोनस इशू करेगी, ठीक है। अब कंपनी एक्चुअली बोनस शेयर जब इशू करेगी तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज होगा। शेयर इशू करने से कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स तो इशू होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जो है हम लोग इशू कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के पास बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। देखो शेयर इशू करने से एंट्री क्या होता है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम हुआ तो ये वाला। लेकिन अभी यहाँ पर बैंक का एंट्री तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो अभी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते शेयर इशू करने का एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बोनस अगर फ्री में इशू हो रहा है तो बैंक तो डेबिट होगा नहीं, लेकिन टू इक्विटी शेयर कैपिटल जरूर होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल तो हमारा रेज हो रहा है लेकिन बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या होता है, देखो ये हम लोग का होता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने बोला ना सरप्लस का यूज करेगा। कंपनी के पास एक्सेस सरप्लस है, कंपनी बोल रही है हम बोनस देंगे अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी ही एंट्री करती है। लेकिन फिर भी हमें कंपनी का एंट्री तो यहाँ पर देखना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि अगर बोनस इशू हुआ तो इस मिस्टर ए का क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि हमें तो ए का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका अगर डिटेल्स पता करना है तो हमें बोनस का चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर से तो इसका वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी का इंपैक्ट है। यहाँ पर तो हमें इन्वेस्टर का इंपैक्ट पता करना है। अच्छा अब देखो इन्वेस्टर का इंपैक्ट बताते हैं। अब जैसे देखो कि मान लो मिस्टर ए के पास
पास पहले से, ये रहा है मिस्टर ए, ठीक है, इनके पास पहले से कितना शेयर था, इन्होंने देखो पहले कितना शेयर खरीदा था 50,000 एबी लिमिटेड का, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन का ही हम एग्जांपल दे रहे हैं, 50,000 शेयर्स था, ठीक है। अब एबी लिमिटेड जो है, एबी लिमिटेड जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कंपनी, ये जो कंपनी है इन्होंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, बोनस को डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे शेयर के लिए भी डिक्लेयर होता है ना कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, तो वैसे ही डिक्लेरेशन कैसे करती है कंपनी, रेशियो में करती है, कैसे बोलती है, ऐसी लैंग्वेज होता है, बोनस शेयर फॉर 1 फॉर एवरी 2 शेयर होल्ड, ठीक है, मतलब बोनस शेयर मिलेगा फॉर एवरी 2 शेयर होल्ड, ठीक है, बोनस शेयर 1, पहले ऐसे लिखो, बोनस शेयर 1 फॉर एवरी 2 शेयर होल्ड, तो अगर पहले से कोई 2 शेयर होल्ड कर रखा है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा, ऐसा करके जो है कंपनी मतलब डिक्लेरेशन देती है, ठीक है, और कभी कभी इसे रेशियो में भी बताती है, ठीक है, तो रेशियो में ऐसे हो जाएगा 2:1, ठीक है, रेशियो ऐसे होता है, ओल्ड इज टू न्यू, मतलब पुराने 2 शेयर के बदले नया एक फ्री में शेयर मिलेगा जिसका नाम है बोनस शेयर। अब बोलो मिस्टर ए को फिर कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा, मिस्टर ए के पास तो पुराना 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो मिस्टर ए के पास कितना सारा बोनस शेयर आएगा, बोल सकते हो कैलकुलेट करके? 25,000। हाँ, 25,000 बोनस शेयर आएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल तरीका है, अगर किसी के पास, देखो मिस्टर ए ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कंपनी बोल रही है पुराना अगर 2 है तो एक बोनस शेयर दे देगी, ठीक है, अब अगर एक पुराना शेयर है तो 1/2, वैसे देखो अगर किसी के पास एक शेयर होगा ना, कोई एक शेयर भी तो खरीद सकता है, ऐसा नहीं 50-50 हजार ही शेयर सब खरीदते हैं, अगर किसी के पास बाई चांस एक शेयर है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 2 शेयर होल्ड होना चाहिए तभी जाके मिलेगा, तो बाई चांस अगर किसी के पास एक शेयर है ना, वो कितना भी पुराना शेयर होल्डर क्यों ना हो, उसे बोनस नहीं मिल सकता, क्योंकि एक का तो कोई कंपनी ने प्रोविजन दिया नहीं, अगर देता तो उसे भी मिल जाता, ठीक है। अब जो मिस्टर ए है वो बोलेंगे 50,000 के बदले मुझे कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा, तो ये 50,000 हो गया, तो बोनस शेयर मिलेगा 25,000, ठीक है, तो यहां पर हो गया इतना सारा बोनस शेयर मिलेगा। अच्छा, अब बोनस शेयर का हम लोगों को कंपनी का एंट्री नहीं देखना है, कंपनी का तो काफी सारा एंट्री होता है, हमें मिस्टर ए का एंट्री देखना है, तो मिस्टर ए को कोई भी एंट्री नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो इनका तो कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, इनका तो कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है कि ये ऐसे थोड़ी लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब इनका तो टू बैंक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो एंट्री कैसे करें, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, एक चीज जरूर हो रहा है, क्या हो रहा है कि शेयर जो है उसका नंबर जरूर बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं नो एंट्री, फिर यहां पर लिखो शेयर्स रिसीव्ड एज नो मॉनिटरी transactions only number of shares will increase, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर होगा, बढ़ेगा, और एक चीज भी बढ़ेगा बताते हैं, और एक चीज सॉरी, और एक चीज घटेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अभी मिस्टर ए के पास टोटल कितना शेयर है, बोलो मिस्टर ए के पास टोटल कितना शेयर है, टोटल 25,000। 75,000, 25 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा 75,000, तो देखो फ्री में शेयर मिलने के बाद इनका नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ गया, विल इंक्रीज, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं विल इंक्रीज एंड कॉस्ट पर शेयर विल डिक्रीज, कॉस्ट पर शेयर डिक्रीज हुआ, ठीक है, कैसे, मुझे बोलो पहले कॉस्ट पर शेयर कितना आ रहा था, पहले कॉस्ट पर शेयर कितना आ रहा था, बोल सकते हो, पहले कॉस्ट पर शेयर कितना था, हाँ बोलो। मैम पहले कॉस्ट ऑफ पर शेयर 20 रुपीज था। हाँ, कॉस्ट पर शेयर बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस इशू, पहले का मतलब हम लोग बोनस इशू के पहले का बात कर रहे हैं, तो पहले इन्होंने 50,000 शेयर खरीदा, ठीक है, और वो भी 10 लाख देके, वहां कैलकुलेट करके मैंने दिखाया था ना, 10 लाख देके खरीदा है, 10 लाख, ठीक है, तो ₹20 पर शेयर, और शेयर
कॉस्ट पर शेयर आफ्टर बोनस इशू कितना होगा ये बताओ। 13 रुपीज। मैम 13.33। 13.33। 10 लाख भागा 75,000 शेयर्स। 50,000 और 25,000, तो 75 से डिवाइड करने से 13.33 आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वही 10 लाख पे ही हमारे पास 75,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, इसीलिए कम हो गया। ठीक है, इसीलिए ये वाला कम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब हमें तो यही देखना है ना कि जो मिस्टर ए है उनका क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो वही हम लोगों ने देखा, मिस्टर ए को अगर कंपनी से बोनस शेयर मिल जाता है, वैसे तो कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एंट्री होगा। मतलब अभी हम लोग जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे वहां दिखाएंगे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा कॉस्ट पर शेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो बोनस इशू पे इन्वेस्टर पे ये दो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जितना सीखा है उससे हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर राइट इशू पढ़ेंगे तो फिर राइट इशू वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने 5th नंबर वाला किया था और ये 6th नंबर अभी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 1/4/2001 मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेज 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच इन टेल्को लिमिटेड। ठीक है, तो जैसे हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं ना वैसे करके करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6 1/4/2001 ठीक है, इस दिन क्या हुआ है, मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेज 1000 इक्विटी शेयर 100 इच। तो परचेज 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, मतलब 100 ईच ये नॉमिनल वैल्यू है। कैसे पता चला? देखो यहाँ पर बोला है इन टेल्को लिमिटेड, कंपनी का नाम है, एट द रेट ऑफ 120 ईच फ्रॉम ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ठीक है, तो ये हम लोग का फिर क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि लेना कितने में पड़ा है 120 से, तो एट द रेट ऑफ 120 ये हम लोग का मार्केट वैल्यू है। साथ ही साथ ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, ब्रोकरेज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2%, मतलब प्राइस और भी बढ़ जाएगा। ही इनकट 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। अच्छा, तो ये जो ब्रोकर है इन्होंने और भी कुछ, सॉरी ब्रोकर नहीं, ब्रोकर तो अपना ब्रोकर ही लेगा। जो ये कृष्णा मूर्ति है इनको क्या करना है, इनको और भी 50 पैसा पर 100 रुपीज पे एज ए कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प, मतलब स्टैम्प ड्यूटी बोल सकते हो, देना है। कैसे देना है? अगर 100 रुपए का शेयर ले रहे हो तो 50 पैसे का स्टैम्प ड्यूटी देना है। ये देखो 50 पैसा पर 100, मतलब 100 रुपए के शेयर पे 50 पैसा देना है। ठीक है, जिसको यहाँ पर क्या खर्चा है, ये वाला ट्रांसफर स्टैम्प, शेयर ट्रांसफर स्टैम्प का खर्चा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको अगर हम समरी करके लिखे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, स्टैम्प एट द रेट ऑफ 50 पैसा फॉर 100 कॉस्ट। ठीक है, अगर 100 रुपए का कुछ भी परचेज हो रहा है तो फिर हमें 50 पैसे का जो है स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है ऑन 31st ऑफ मार्च 2002 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो, ये देखो इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो बोनस डिक्लेयर हुआ है इन द रेशियो 1:2 31st ऑफ जैन को। तो 31st ऑफ जैन हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? देखो ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन। 31st ऑफ जैन 2002 को बोनस डिक्लेयर हुआ है। 1:2 करके। ठीक है, 1:2 में बोनस डिक्लेयर, मैंने बोला ना रेशियो दे देगा। अब बोला है बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर जब रिकॉर्ड किया कंपनी ने इशू करने के बाद, द शेयर वेर कोटेड एट 175। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर, मतलब बोनस डिक्लेयर करने के पहले, बोनस डिक्लेयर करने के बाद। ठीक है, शेयर का प्राइस 175 से 90 हुआ। ठीक है, बिफोर 175 था, आफ्टर 90 हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहां से
यहां तक शेयर का प्राइस कितना चल रहा था, यहां से यहां तक शेयर का प्राइस चल रहा था 175, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये प्राइस कितना हो गया है, ये प्राइस हो गया है 90 पर शेयर, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखो, मतलब शेयर का प्राइस ऐसे बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, फिर बोनस डिक्लेयर के बाद गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब यहां से हो गया है 90, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं शेयर प्राइस आफ्टर बोनस 90, ठीक है। बोनस डिक्लेयर करने के बाद शेयर का वैल्यू कम हो जाता है, बोनस डिक्लेयर करने के पहले बढ़ता रहता है, क्योंकि कंपनी बोनस इशू करता है तो सभी को लगता है काफी कैश रिच कंपनी है, बहुत एक्सेस पैसा है, तभी बोनस डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन बोनस डिक्लेयर के बाद वैल्यू कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है, उसका एक लंबा डिस्कशन होता है, ठीक है, कि कंपनी एक्चुअली क्या कर रहा है ना, अपने रिजर्व सरप्लस को ही कैपिटल बना रहा है, नाम का ही फ्री का है, ठीक है। एक्चुअली कंपनी का इसमें कुछ लॉस नहीं है, तो उसमें क्या होता है, कंपनी अपने रिजर्व सरप्लस को ही कैपिटल बना रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी का वैसा कुछ लॉस नहीं होता है। और ये देखो ना, प्राइस क्यों कम हो जाता है, देखो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे देखो यहाँ पर इनका भी हुआ ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हुआ, सेम तरीके से जो है कंपनी का भी टोटल वैल्यूएशंस में गिरावट दिखने लगता है, ठीक है। वो तो कंपनी में देखना पड़ेगा क्यों होता है बोनस के चैप्टर में। अब यहाँ पर देखो, जो बोला है वो मैंने दिखा दिया कि 175 से 90 हो जाता है। फिर यहाँ पर बोला कि ओनली 31 मार्च 2002 मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू ए ब्रोकर हु वाज चार्ज 2% ब्रोकरेज। अब 31 मार्च 2002 को इन्होंने सारे बोनस शेयर बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन्होंने सारे बोनस शेयर बेच दिए, सेल बोनस शेयर, सारे बोनस शेयर बेच दिए, ठीक है। कितने में बेचे हैं, बोल रहा है कि कितने में बेचा है वो तो नहीं लिखा है, सोल्ड बोनस शेयर टू ए ब्रोकर, ब्रोकरेज जिसने 2% लिया है, ठीक है। तो ब्रोकरेज जिसका है 2%, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति हु हेल्ड द शेयर एज करेंट एसेट एज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। मतलब हमें बोला है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ मिस्टर कृष्णमूर्ति का, ठीक है। हु हेल्ड, जिन्होंने ये शेयर को एज ए करेंट एसेट होल्ड करके रखा है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो शेयर बचा हुआ है उसका क्लोजिंग वैल्यू हमें कैसे दिखाना है, एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम होगा, मतलब वही AS2 के हिसाब से, ठीक है। तो चलो इसका अकाउंटिंग करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ कृष्ण मूर्ति मूर्ति यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, ब्रैकेट में 2002 था तो हाँ 2002 ही होगा, ईयर एंड में बोला है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जो मिल रहा है, स्क्रिप्ट जो है मतलब जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इक्विटी शेयर ऑफ टेल्को लिमिटेड, टेल्को लिमिटेड, ठीक है। इस तरीके से लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डेट दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ इसका हम पीछे ही बना रहे, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ बना लेते हैं अकाउंट। कॉलम क्या क्या होगा, कॉलम में लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर और कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर और कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को परचेस किया है, 1 अप्रैल 2001,
तो 1 अप्रैल 2001, तो परचेस करने से एंट्री क्या होगा, अभी मैंने दिखाया भी था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ टेल्को लिमिटेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ टेल्को लिमिटेड टू बैंक बोल के एंट्री होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। अच्छा, कितना प्राइस होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट 1 में, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ब्रोकरेज वगैरह भी तो दिखाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 1000 इंटू 120, 1000 इंटू 120 करके परचेस करना पड़ा, मतलब 1,20,000, ठीक है, प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज देंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, प्लस ब्रोकरेज, ठीक है, ब्रोकरेज कितना देना पड़ रहा है, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%, तो ब्रोकरेज हो जाएगा 2%। अब किस पे 2% लगेगा, यही 1,20,000 पे, जो परचेज प्राइस होता है उस पे ब्रोकरेज लगता है, तो 2%, तो ये हो जाएगा आई थिंक 240, नहीं 2,400, ठीक है, 2,400। फिर यहाँ पर ऐड होगा स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस कितना होगा, 100 रुपए के लिए 50 पैसा, तो 1,20,000 के लिए कितना होगा, ज्यादा होगा, 100 रुपए के लिए 50 पैसा, तो 1 रुपए के लिए 50 पैसा डिवाइडेड बाई 100, है ना, यूनिटरी मेथड करके देख लो, 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे 50 पैसे का स्टैम्प, तो 1 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में 50/100, तो 1,20,000 का इंटू हो जाएगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड करके जैसे होता है, तो 1,20,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो ये हो गया 600, टोटल करते हैं, देखते हैं कितना होगा, तो ये 3,000, 1,23,000, ठीक है, 1,23,000, ये हम लोग का हो गया टोटल परचेस प्राइस, ये अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1,23,000, और नंबर में लिखना पड़ेगा जितना सारा परचेस हुआ है, 1,01,000, ठीक है, नंबर में हो जाएगा ये वाला 1,000, ठीक है। परचेस होने के बाद क्या होगा, 31 को कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले निकालेंगे कि इनको कितना सारा बोनस शेयर मिलने वाला है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बोनस रिसीव्ड, नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर, हाँ बोलो, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। जैसे कि यहाँ पर आप नंबर लिखे हैं, आप पिछले क्लास में भी बोले थे कि हम लोग नंबर भी लिख सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। हम्म, एग्जाम में एग्जाम में जैसे अगर हम नंबर लिख के चले ताकि हमको सुविधा हो, तो मार्क्स नहीं ना डिडक्ट करेगा? क्यों करेगा, अगर करेगा तो हम थोड़ी ना करवाएंगे, बोलो। अच्छा, मार्क्स डिडक्ट किस में होता है, गलत लिखने से होता है कि सही, मतलब सही लिखने से थोड़ी ना मार्क्स डिडक्ट होगा। अब किसी बुक में कुछ रहता है, किसी बुक में कुछ रहता है, हमें तो सही करने से मतलब है ना, सही करने से कोई कैसे काटेगा हमारा, बोलो। अगर हम लोग गलत कंसेप्ट करेंगे तो काटेगा, अगर नंबर लिखने से मार्क्स काटेगा तो हम क्यों करवाएंगे। और वैसे भी खुद सोच के देखो, नंबर और नॉमिनल वैल्यू में क्या है, हम उसको नंबर में लिख रहे हैं, कोई नॉमिनल वैल्यू से लिख रहा है, तो उससे थोड़ा क्या क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे थोड़ी ना मेरा क्वेश्चन बदल रहा है, कुछ भी बदल रहा है, अपना मर्जी है, कोई नॉमिनल वैल्यू लिखना चाहो तो तुम लोग के मैट में भी देख सकते हो, एक जगह पे नंबर से किया हुआ है, तो वो तो देखो अपना चॉइस है, जैसा करना चाहो कर सकते हो, हमेशा ये चीज याद रखो, मार्क्स ऐसे ही नहीं कटता है, कुछ गलत लिखने से कटता है, ये तो नंबर ऑफ शेयर है ना, अगर कभी कुछ गलत लिखोगे तो ही कोई नंबर काट सकता है, सिर्फ एज इट इज नहीं लिखोगे बोल के नंबर काटेगा, ऐसा प्रोफेशनल कोर्स में नहीं होता है, ऐसे स्कूल कॉलेज में कभी कभी होता है कि भाई ऐसा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशनल में ऐसा कुछ नहीं, प्रोफेशनल में भी सही लिखने से मतलब है, और ये देखो यहाँ पर भी लिखा हो, ऐसा कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करना है, हमें तो सीखना है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, तो मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा। अच्छा,
अब देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीट। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना इनको मिलेगा, अब बोलो कृष्णमूर्ति को कितने सारे बोनस शेयर मिलेंगे, ये 1:2 का मतलब समझ के मुझे बताओ कि कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा। मैम हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर। हर एक शेयर पे 2 बोनस शेयर, तो कितना मिलेगा? 2000। गलत गलत, देखो मैंने अभी रेशियो कैसे सिखाया, पहले क्या लिखा हुआ होगा, गलत हो गया है। देखो इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, मतलब 1:2 को रीड कैसे करना पड़ेगा, ये अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसका पहले न्यू होगा, ठीक है। एवरी 2 शेयर होल्ड, यहाँ पर लिखा था बोनस शेयर 1। अच्छा देखो रेशियो को ऐसे लिखा जाता है, ओल्ड इज टू न्यू या न्यू इज टू ओल्ड, हम बताते हैं। देखो 2 के बदले 1, ठीक है, 2 के बदले 1 होगा। देखो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार, मैंने रेशियो ये वाला लिखा है सही लिखा है कि नहीं। यहाँ पर बोला है 1:2, तो यहाँ पर बोनस शेयर ऐसे होगा, 1:2 का मतलब हो जाता है, 1:2 का मतलब होगा 2 के बदले मैम गोल्ड 1 के बदले, हाँ 1 के बदले 2, तो 1000 के बदले हो जाएगा ऐसे 500। 500। तो इसका मतलब 2 क्या हो गया, ओल्ड, और 1 क्या हो गया, न्यू। तो मेरा रेशियो कैसे दिया हुआ रहता है, ओल्ड इज टू न्यू। अच्छा तो मैंने शायद ठीक ही लिखा था, ओल्ड इज टू न्यू, हाँ ओल्ड इज टू न्यू ठीक ही लिखा था, ओल्ड इज टू न्यू ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही था, देखो 1 for every 2, तो 2 तो ओल्ड हो गया, ठीक है, तो ओल्ड इज टू न्यू दिया हुआ रहेगा, तो रेशियो दिया हुआ रह सकता है, क्वेश्चन में लैंग्वेज भी दिया हुआ रह सकता है, रेशियो भी दिया हुआ रह सकता है। रेशियो दिया हुआ है तो पहला जो रेशियो का टर्म है वो हमें ओल्ड बताता है, और दूसरा जो है वो हमें न्यू बताता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर इनका 500 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। अच्छा अब इसका मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं, ये फ्री में मिल गया इनको, लेकिन इसका एंट्री हमें जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा नंबर ऑफ होल्डिंग बढ़ गया है, यहाँ पर नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पर ना 500 लिख के दिखाना है। हाँ बोलो। मैम यहाँ पर तो 1:2 है ना। यहाँ पर 1:2 था, बोनस was declared in the ratio of 1:2। अच्छा मैम ऑब्वियसली सी बात है कि कंपनी जितना शेयर होल्ड किया उसका 2 गुना तो बोनस नहीं देगा। इतना सरप्लस तो नहीं होगा कि वो 2 गुना बोनस देने चालू कर दे। एक तो अच्छा जनरल तब नहीं, ठीक है, तब शायद ये होना चाहिए 1:2 है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये ओल्ड और आगे न्यू आएगा। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है, हम ये ठीक कर लेते हैं। मुझे वही लग रहा था कि मैंने शायद रेशियो लिखने में गलत यहाँ किया होगा, वही मुझे लग रहा था। तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर, इसका रेशियो अगर हम लिखना चाहे कैसे लिखेंगे बोलो, पहले न्यू 1:2। फिर ओल्ड, हाँ पहले न्यू फिर ओल्ड लिखना पड़ेगा फिर। हाँ ये देखो पहले न्यू फिर ओल्ड लिखना पड़ेगा, है ना। तो न्यू कितना हो जाएगा, 1:2, हाँ ऐसे होगा। अच्छा पहले न्यू फिर ओल्ड आएगा, रेशियो अगर दिया हुआ है तो पहले न्यू फिर ओल्ड आएगा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो अल्फाबेटिकली हो रहा है बेसिकली, ठीक है, NMNO, ठीक है, पहले न्यू फिर ओल्ड आएगा। तो अगर रेशियो दिया हुआ है तो पहले न्यू फिर ओल्ड दिया हुआ है, अगर 2 होल्ड करेंगे तो 1 न्यू हो जाएगा, तो 1000 होल्ड करेंगे तो 500 न्यू बोनस शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 500 लिख लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो कैसे रहेगा, न्यू इज टू ओल्ड, ये याद रखना है, न्यू इज टू ओल्ड ऐसे दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर इसको लिखे क्या, इसको लिखना पड़ेगा 2 बोनस शेयर, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, 2 बोनस शेयर, और इसके नीचे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2। यहां कुछ नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो सिर्फ नंबर को इंक्रीज करके दिखा दो, 2 बोनस इतना आ जाए। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वाला बोनस डिक्लेयर हो गया। अब 31 मार्च 2002 में
सेल बोनस शेयर ब्रोकरेज 2%। अब बोल रहा है कि सारे बोनस शेयर बिक गए, क्वेश्चन में बोला था सारे बोनस शेयर बिक गए और वो भी 2% ब्रोकरेज के साथ, ठीक है। तो बेचने का एंट्री क्या होगा, बेचने से बाई बैंक होगा क्योंकि पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। अब कितना सारा शेयर बेच रहे, बोल रहे हैं कि सारा बोनस शेयर, यानी 500 नंबर में आएगा। कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 लगा के हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। देखो कितना अमाउंट रिसीव होगा बेचने पे, सेल प्राइस, सेल प्राइस हो जाएगा 500 शेयर से कितना करके बिक रहा है, तो ये बोला नहीं था 500 शेयर्स कितना करके बिक रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा हाँ, अब हमें ये खुद से समझना पड़ेगा। देखो बोनस इशू के पहले कंपनी का शेयर प्राइस था 175, ठीक है। अच्छा, अब जब बोनस इशू होने के बाद शेयर का प्राइस हो चुका है 90, अब हम लोग शेयर को बेच रहे हैं यहाँ पर, तो अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा होगा, मुझे तो दूसरा कुछ मार्केट वैल्यू दिया नहीं है, तो अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा होगा, बोलो मेरे पास अभी लेटेस्ट शेयर का प्राइस कितना मुझे पता है, 90, ठीक है। 90 दिया हुआ है, हाँ 90 रुपीज ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 90 रुपीज से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 500 इंटू 90, अच्छा देखो कितना हो रहा है, 500 इंटू 90, 45,000, और ब्रोकरेज लगाओ, ठीक है। 45,000 तो आएगा, प्लस माइनस होगा, सेल है ना, ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज मैम देना पड़ा। हाँ बोलो। 900 ब्रोकरेज एट 2%, जिसका अमाउंट होगा 900, 2% ऑफ 45,000। अच्छा, तो 45,000 पे लगेगा 2% ब्रोकरेज, क्वेश्चन में बोला हुआ था 900 आ रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सेल वैल्यू कम हो जाता है, तो माइनस करके देख, 44,100, 44,100, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 44,100। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें चेक करना पड़ेगा कि बेच के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। बेच के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कैसे चेक करेंगे। अब ये बोनस का तो खुद का कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास टोटल शेयर कितना था, टोटल शेयर था 1000 प्लस 500 1500, जिसका प्राइस आया था 1,23,000। देखो शेयर में हमें हमेशा एवरेज कॉस्ट करना चाहिए, जैसे मैंने डिवेंचर का क्वेश्चन दिखाया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया, फीफो मेथड फॉलो किया, ठीक है। लेकिन शेयर वाले क्वेश्चन में कभी हमें फीफो नहीं बोलेगा, उसमें एवरेज कॉस्ट मेथड लगता है वैल्यूएशन में। मतलब मुझे यहाँ निकालना है कि ये वाला जो हम लोगों ने बोनस शेयर बेचा, उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे सेल वैल्यू तो पता है, मुझे कॉस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर का कॉस्ट कितना है, एक एक बोनस शेयर का कॉस्ट कितना है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो बोनस शेयर का तो खुद का कोई कॉस्ट नहीं, मुझे एवरेज कर देना चाहिए। तो एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो कॉस्ट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1,23,000, ठीक है। इस पे हमारे पास कितना शेयर पड़ा हुआ है, 1500, ठीक है। इसमें हमारे पास 1500 शेयर्स पड़ा हुआ है इंक्लूडिंग द बोनस शेयर, तो ये हो गया। और इनटू अगर हम लोग 500 करेंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा बोनस शेयर का, तो देखो कितना हो रहा है, 1,23,000 डिवाइडेड इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1500, तो ये हो गया 41,000, ठीक है। 41,000, और हम लोगों ने इसको बेचा है कितना, 44,000, 44,100 में, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। कितना प्रॉफिट आ रहा है, 3,100, तो यहाँ पर लिखे प्रॉफिट 44,100 माइनस 41,000, तो 3,100 का प्रॉफिट आया। कैसे निकाला, सिंपल सा तरीका है, हमें एवरेज कर देना है शेयर के केस में, मतलब शेयर का एवरेज प्राइस निकाले। एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का एवरेज प्राइस निकालोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तभी तो हमारा कॉस्ट
पर शेयर निकला था ना, यहाँ पर मैंने निकाला था, ये तो एवरेज प्राइस ही निकाला हम लोगों ने यहाँ पर। ये क्या निकाला? एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस है इतना, तो 500 शेयर का प्राइस फिर कितना होगा? इतना। और बेचा है 44,100 में, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को किधर रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पर 2PL बोल के, जिस दिन बेचा है उसी दिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। 2PL वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,100, ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? कितने सारे हमारे पास और शेयर्स पड़े हुए हैं, तो कितने सारे शेयर्स पड़े हुए रहेंगे, इसको अगर तुम लोग वर्किंग नोट नहीं भी करोगे तो भी बता सकते हो। 1000 और 500, 1500 शेयर्स था, 500 सेल हो गया, तो बचेगा कितना? 1000, ठीक है। और अगर बैलेंस करोगे लेजर का तो भी तुम लोग को 1000 नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है, बैलेंस करने से। और यहाँ पर कॉस्ट कितना होगा वो भी बैलेंस करने से आएगा, लेकिन फिर भी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ बचे हुए शेयर्स का कॉस्ट कितना होगा? वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर्स, तो कितना हो जाएगा? सेम इसी तरीके से 1,23,000 पे हमारे पास 1500 नंबर ऑफ शेयर्स था, तो 1000 शेयर्स का कॉस्ट कितना होगा? 1,23,000 divided by 1500 into 1000, 82,000, ठीक है। 82,000 कॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 82,000। और बैलेंस करने से भी यहाँ पर आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरा आइटम ऐड ऑन हुआ नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन हमेशा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो दूसरा कोई हम लोगों ने शेयर परचेस किया होता जिसका कॉस्ट कुछ अलग होता, फिर हमारा वैल्यूएशन अलग आ सकता था। इसीलिए बैलेंस नहीं करके तुम लोगों को एवरेज प्राइस से हमेशा कैलकुलेट करके ही देख लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो एक ही तरह का शेयर था, तो इसीलिए मैच हो गया। 1,23,000 प्लस 3,100, मतलब तुम लोग अगर बैलेंसिंग फिगर भी निकालते तो तुम लोग का यही आंसर आता। लेकिन हम ये बोलेंगे कि तुम लोग हमेशा कैलकुलेट करके देखो। ये देखो ना, बैलेंस करके निकालो, देखो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बोनस शेयर डिक्लेरेशन का पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। बोनस शेयर डिक्लेयर होने से कैसे? अच्छा, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है बोनस शेयर वाला, ये करते हैं फिर राइट शेयर पढ़ेंगे। बोल रहा है मिस्टर एक्स परचेज 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each in Omega Company Limited for 62,500 inclusive of brokerage and stamp duty, ठीक है। तो ये जो प्राइस निकाला हुआ है ना, इसमें परचेज प्राइस भी है, ब्रोकरेज भी है, इंक्लूसिव है ना, इसमें ब्रोकरेज भी है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी है, ठीक है। तो सभी चीज दिया हुआ है, तो मतलब उसमें जैसे हम लोगों को परसेंटेज दिया था तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा, तो यहाँ पर मेहनत कम हो जाएगा, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये सब जोड़ के ही दे दिया है। मतलब बेसिकली ये जो 62,500 है, ये वाला वैल्यू है। ये देखो, ये जो हम लोगों ने 123 निकाला था, ऐसे कैलकुलेट करके निकाला था, इन्होंने ये सारे चीजों को ऐड करके ही यहाँ पर बता दिया है, इंक्लूसिव ऑफ दिस वन इतना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहे हैं सम इयर्स लेटर द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड टू इशू होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो के जगह लैंग्वेज में दे दिया है। बोल रहा है कि कुछ दिन बाद कंपनी, कौन सा कंपनी? ओमेगा लिमिटेड, उन्होंने क्या किया है? रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। मैंने बोला ना, बोनस शेयर डिक्लेयर का मतलब है कंपनी अपने रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ही होता है बोनस इशू करना, इसलिए मैंने एंट्री भी दिखाया ना, रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं रिजर्व का, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। और कैसे बोनस इशू हुआ है, यहाँ पर रेशियो नहीं बता के नंबर बता दिया है। कैसे? to the holder of equity share 1 equity bonus share for every 2 share held by them। मतलब रेशियो यहाँ पर 1:2 होगा, क्योंकि न्यू इज टू ओल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 बोनस शेयर मिलेगा फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम, जितना सारा। अच्छा, यहाँ पर बोला है, पढ़ के देखते एक बार, इक्विटी शेयर 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। अच्छा, एक के बदले एक, दो नहीं बोला, एक के बदले 1 इक्विटी बोनस शेयर, एक बोनस शेयर मिलेगा एवरी शेयर
जिसने जितना होल्ड कर रखा है उतना, उतने के बदले एक, एक के बदले एक, किसी ने 2 होल्ड किया है तो 2, 3 होल्ड किया है तो 3 मिलेगा। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन मतलब बोनस इशू के पहले, कैपिटलाइजेशन का मतलब ही होता है बोनस इशू, द शेयर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड वेयर कोटेड एट 175 पर शेयर, मतलब बोनस इशू के पहले प्राइस था 175, आफ्टर द कैपिटलाइजेशन मतलब ही बोनस इशू शेयर का प्राइस हो चुका है 92.50 पर शेयर। मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर एंड रिसीव 90 पर शेयर, मिस्टर एक्स ने बोनस शेयर बेच दिया है 90 रुपीज करके, ठीक है, अभी हमें बता दिया कितने में बेचा, 90 रुपीज करके। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एवरेज कॉस्ट बेसिस, एवरेज कॉस्ट का मतलब जो मैंने अभी सिखाया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक टाइमलाइन बना लेते हैं इलास्ट्रेशन से। इलास्ट्रेशन से यहाँ पर बोला है मिस्टर एक्स परचेस 500 इक्विटी शेयर, अच्छा डेट तो कौन सा है, 500 इक्विटी शेयर 100 इज ओमेगा लिमिटेड, अच्छा इसमें डेट नहीं दिया है, ठीक है। तो परचेस किया है 500, तो यहीं पर दे देते हैं 500 इक्विटी शेयर, 500 इक्विटी शेयर 100 इज फॉर 60 to 500, नॉमिनल वैल्यू 100, कॉस्ट मतलब जो परचेज प्राइस पड़ा वो है 60 to 500, इसमें सारे ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूडेड है। सम इयर्स लेटर कुछ दिन बाद, डेट नहीं दिया इस क्वेश्चन में। द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट मतलब कंपनी बोनस इशू करना चाह रही है 1:1 रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेट तो नहीं पता, इसके बाद, तो इसके बाद ही मैंने लिख दिया बोनस इशू होगा, ठीक है। कैसे 1:1 में, क्वेश्चन में जो बताया वैसे लिखा है मैंने, 1:1 में होगा। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर वेयर 175, इस पीरियड में शेयर का प्राइस रहा 175, बोनस इशू होने के बाद हमेशा कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है, जो कि 92,500 हुआ, 92.50 हुआ। इसके बाद से शेयर का प्राइस हुआ है 9250 करके चल रहा है, ठीक है। और जब इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने सारे बोनस शेयर सेल कर दिए, कुछ दिन बाद सेल किए होंगे, और वो भी 90 रुपीज करके, तो यहाँ पर दिखा देते सोल्ड बोनस शेयर, क्योंकि मुझे डेट तो बोला नहीं है तो इसके बाद ही किया होगा, एट द रेट ऑफ 90 करके बेच दिया है, ठीक है। हम लोग को अकाउंट्स बना के दिखाना है, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट for the year ended scrip equity share in Omega Company Limited, Omega Company Limited। अच्छा, अब इसका वही कॉलम बनाना पड़ेगा जैसे होता है, डेट पर्टिकुलर नंबर कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नंबर और कॉस्ट। तो डेट कॉलम यहाँ पर खाली रहेगा, कोई डेट है नहीं हमारे पास, तो परचेज हुआ है तो टू बैंक, सबसे पहले टू बैंक, कितना सारा शेयर परचेज हुआ है 562,500 पे, यहाँ पर ना हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दे दिया। इसके बाद कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, तो एक के बदले एक, तो बोलो कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा मिस्टर एक्स को, बोलो कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा। मैम 500 बोनस शेयर्स मिलेगा।
500 मिलेगा। हम और वर्किंग नहीं कर रहे, यहीं पर करके दिखा रहे, तुम लोग वर्किंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसीलिए दिखा दे रहे, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, तो इसलिए मैंने यहीं पर दिखा दिया 1/1 इंटू 500। यही तुम लोग को वर्किंग नोट करके ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। जब वर्किंग नोट करोगे ना, नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड बोल के ऐसे करके लिख दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद सेल कर दिया बोनस, तो सेल करेगा तो बाय बाय। इसको भी हम यहीं पर लिख के दिखा देते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। अच्छा, अब कितना सारा शेयर है, 500 बोनस शेयर है, और कितना करके बेचेगा, तो देखो मार्केट में कितना करके बेचा है, 90 करके, ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है, तो नंबर में लिखेंगे 500, और प्राइस कितना होगा, प्राइस हो जाएगा क्या, कुछ ब्रोकरेज वगैरह लगाए नहीं, यहाँ हमें नहीं पता, ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सिर्फ जो प्राइस है वही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 45,000, ठीक है। अब देखना पड़ेगा बेच के प्रॉफिट है कि लॉस है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे करके कैलकुलेट करेंगे उसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये तो छोटा सा ही होगा, इधर बंद हो जाएगा, ये इसमें क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, हम यहाँ 1 लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग ऑलरेडी 1 ये वाला वर्किंग नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर कितना हो जाएगा, 60 to 500 का इन्वेस्टमेंट है, और टोटल 1000 शेयर्स होल्ड हो रहा है, उसमें मुझे 500 शेयर्स का कॉस्ट पता करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हम लोग का, फिर देखना पड़ेगा 62500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 500, 31,250। अच्छा, और सेल हुआ है 45,000 में, तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल देखते हैं कितना होगा, 45,000 माइनस 31,250, 13,750, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को कैसे बुक करेंगे, प्रॉफिट को हमें 2PL बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2PL। फिलहाल तो हम वर्किंग नोट 1 ही दे देते हैं, क्योंकि मेरा 1 आया, लेकिन तुम लोग ये और ये वर्किंग नोट बना लेना, एक ये बोनस शेयर वाला, एक ये सेल वाला जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो प्रॉफिट हो गया है 13,750, और यहाँ पर हमें बाकी बैलेंस दिखाना पड़ेगा, जो शेयर्स बचा हुआ है उसका वैल्यू। तो बैलेंस शेयर कितना हो जाएगा, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स था, 500 बिक गया, तो फिर 1000 में से 500 बिकने से 500 ही रहेगा, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना होगा। तो ये देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे बचे हुए शेयर्स का, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पर दिखा दे। देखो हमारा टोटल कॉस्ट था कितना, 60 to 500, उस पे हमें कितना शेयर मिला था 1000, और मुझे 500 शेयर्स का वैल्यू निकालना है। तो 500 शेयर्स का ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर निकाले थे 31,250, मतलब जितना बोनस का वैल्यू है उतना इसका ही होगा, क्योंकि हमें एवरेज कॉस्ट करना है, मतलब शेयर का कॉस्ट को एवरेज कर देना है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर का पर कॉस्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट पर शेयर वही होगा। तो अगर एक शेयर का कॉस्ट पर शेयर इतना है, तो 500 का कितना होगा, बचा हुआ शेयर 500 था, सेल भी 500 था, तो वहां भी 500 का ही वैल्यूएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बाकी इसका तुम लोग बैलेंस करते तो भी सेम आता, बिकॉज रीजन ये है कि यहाँ पर कोई दूसरा शेयर एड ऑन हुआ ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए। अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं 60 to 500, मतलब 1,25,000, नहीं गलत हो गया, हाँ तो भी होगा 60 to 500 प्लस 13,750, 76,250, 76,250, ठीक है, ये हो गया, आसान है, देखो। बस ये ध्यान रखना है, जब भी बोनस इशू होगा उसका रेशियो पढ़ के समझना है, और लिखना है सिर्फ 2 बोनस शेयर बोल के, ठीक है, और शेयर का वैल्यू हमें हमेशा जो है एवरेज कॉस्ट में करना होता है, यहाँ कभी भी हमें फीफो नहीं बोलेगा, ये हमेशा एवरेज कॉस्ट पे ही होता है। अच्छा, बोनस का कंसेप्ट हो गया, अब हमें सीखना पड़ेगा राइट शेयर। तो बोनस का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिया, ठीक है, अब राइट शेयर मतलब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले समझना पड़ेगा राइट शेयर क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर, तो राइट शेयर्स का क्या होगा, देखो राइट शेयर का मतलब होता है कि कंपनी
कंपनी पहले जब शेयर इशू करती है ना, फर्स्ट टाइम जब इशू होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है तो इसे हम लोग बोलते हैं आईपीओ आया है मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर इसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर से अगर सब्सिक्वेंट शेयर इशू अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एफपीओ, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। ये है इनिशियल पब्लिक ऑफर और ये वाला है फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट शेयर का बात, ये फर्दर पब्लिक ऑफर के केस में हो रहा है, मतलब कंपनी ने एक बार शेयर इशू किया था, कंपनी दोबारा शेयर इशू करना चाहती है। तो अगर कंपनी दोबारा शेयर इशू करना चाहती है कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि पहले कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर ऑफर करना पड़ेगा कंसेशनल रेट पे। जैसे बोनस फ्री में हो रहा था, ये फ्री में नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन नॉर्मली ये कोई फ्री कॉस्ट में होता नहीं, कंसेशनल मतलब कम से कम वैल्यू में कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे पहला तो ये देखो, कंसेशनल रेट में क्यों होगा, क्योंकि देखो जब कंपनी ने पहला बार शेयर इशू किया था तो जिन्होंने कंपनी पे ट्रस्ट करके कंपनी में इन्वेस्ट किया था, शेयर खरीदा था, पैसा लगाया था, तो उनके पैसे की वजह से आज कंपनी आगे चल रहा है। तो अगर दोबारा इन्वेस्ट करोगे तो उनको पहले ऑफर करो, क्यों? उस नहीं करोगे तो उनका लॉस है। कैसे? देखो पहले वो समझो कि नहीं करोगे तो क्या लॉस है। मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने पहले 100 शेयर इशू किया था, आईपीओ 100 शेयर का लाया था, अभी एफपीओ भी 100 शेयर का ला रहा है, ठीक है। अब मान लो जब पहला बार इशू हुआ था तो मिस्टर ए बोल के एक जो है शेयर होल्डर था, उन्होंने इस कंपनी का 10 शेयर होल्ड किया था, ठीक है। तो मुझे बोलो इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना रहा होगा, इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है? कंपनी ने टोटल 100 शेयर इशू किया था इनिशियल पब्लिक ऑफर में और मिस्टर ए ने 10 शेयर परचेज किया था, तो इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है अभी? बोलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग नहीं पता, कैसे निकालते हो? किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालोगे? आउट ऑफ 100 इसके पास 10 शेयर है, ये तो नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पर 10% होल्डिंग है। अब फर्दर पब्लिक ऑफर हुआ और एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को ऑफर नहीं किया। एक्स लिमिटेड बोल रहे हैं देखो हम एग्जिस्टिंग ए के अलावा भी मान लो और भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। अब कंपनी बोल रहा है हम ना इनको ऑफर नहीं करेंगे, हम किसी और को ऑफर करेंगे, ठीक है। और किसी और को ऑफर कर दिया कंपनी ने, किसी दूसरे पब्लिक को ये सारे शेयर्स का ऑफर कर दिया, ठीक है। अब मिस्टर ए को या फिर बाकी लोगों को कंपनी ने ऑफर नहीं किया, अब इसका लॉस क्या है? अब मुझे बोलो मिस्टर ए का ये फर्दर पब्लिक इशू के बाद जो होल्डिंग है वो तो 10 ही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इनको नहीं दिया शेयर, इनको नहीं दिया, बोला हम लोग नए शेयर होल्डर को देंगे। तो अब इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा बताओ? बोलो अब इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा? बोलो। 10 शेयर्स। बोलो अभी टोटल कंपनी का कितना सारा शेयर्स है? 10 शेयर्स इनका दिख रहा है लेकिन आउट ऑफ कितना? बोलो 10 शेयर्स दिख रहा है आउट ऑफ कितना? अरे कोई तो बोलो। 10 शेयर्स दिख रहा है आउट ऑफ कितना? मैम 990। 990 कैसे? अभी बोलो एक्स लिमिटेड का टोटल शेयर कितना होगा? 200।
200 ना, 990 माइनस क्यों कर रहे हो? एक्स लिमिटेड का टोटल इक्विटी शेयर इशू कितना हो गया? 200। अगर पहले 100 शेयर इशू हुआ था तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर पे किए थे, अब फिर से 100 शेयर इशू हुआ तो फिर से बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 100 प्लस 100 200 हो जाएगा ना, माइनस क्यों होगा? तो अभी इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा बोलो? ये कैलकुलेट करने से जितना आएगा ये 5%। 5%। तो ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ? मिस्टर ए के लिए ये लॉस होगा कि नहीं होगा? इन्होंने पहले कंपनी पे पैसा लगाया, तब अब देखो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से क्या फर्क पड़ता है, वो तो तुम लोग लॉ में पढ़े होगे। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो जाने से वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है ना, वोटिंग राइट्स इनका चला जाएगा। अब ये तो देखो इनके साथ क्या बोले, बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगा। इन्होंने पहले पैसा लगाया था यही सोच के कि मेरा कम से कम 10% होल्डिंग इस कंपनी में होगा। कंपनी ने क्या किया, फर्दर पब्लिक ऑफर में इनको लिया नहीं। इनको मतलब क्या, हम एक ही होल्डर का एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे। अब इसीलिए कंपनी लॉ ने बोला नहीं, आप प्रीवियस शेयर होल्डर का होल्डिंग को परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्दर पब्लिक ऑफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करना है ऑफर, ठीक है। ऑफर करना है शेयर का कि आप लोग शेयर ले लो। अच्छा, कैसे ऑफर करना है? पर्टिकुलर रेशियो में, जैसे बोनस का है ना वैसे ही इसका होगा, पर्टिकुलर रेशियो में इनको भी ऑफर करना है, ठीक है। डिक्लेयर्ड रेशियो, जैसा कंपनी रेशियो डिक्लेयर करेगी उस रेशियो में पहले इनको ऑफर किया जाएगा, ठीक है। तो ऑफर करना पड़ेगा। अब ऑफर जो होगा उसमें इनको कितना पे करना पड़ेगा, बोल रहा है कि कंसेशनल रेट में इनको पे करना पड़ेगा। कंसेशनल रेट का मतलब हो गया कि मार्केट में लोग जो पैसे से ये शेयर खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि वो मार्केट में किसी को नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। पहले इनको ऑफर किया जाएगा कि हम लोग फिर से शेयर इशू कर रहे हैं इतना रेशियो में, तो आप लोग पहले राइट शेयर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर पब्लिक ऑफर करेंगे, तो इससे इनका होल्डिंग नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और कंसेशनल रेट में इनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब मार्केट में कंपनी अगर इस शेयर को मान लो 12 रुपए में इशू कर रही है तो इनको 10 रुपए में ही मिल जाएगा, या फिर उससे कम भी हो सकता है। ऐसे मान लो कंपनी फर्दर इशू करी एट द रेट ऑफ 12, तो कंसेशनल रेट रखेगी, मान लो 8 रुपया रख सकती है, 4 रुपया, 2 रुपया, जो भी क्वेश्चन में देगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली कंपनी जैसे डिसाइड करती है कि वो अपने शेयर होल्डर को कितना जो है कम में देना चाहती है, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर रूल्स ऐसा होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर रेशियो दे रहे हैं 1:2, ठीक है, 1:2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही रेशियो न्यू इज टू ओल्ड में होता है। तो अगर किसी के पास 2 ओल्ड शेयर है तो उसे एक नया जो है राइट शेयर मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बोलो कि मिस्टर ए को कितना सारा राइट शेयर मिलेगा? फिर बोलो, मिस्टर ए को कितना सारा राइट शेयर मिलेगा? इनका तो पहले से 10 शेयर था। 5 राइट शेयर्स मिलेगा, ठीक है। 5 राइट शेयर्स मिलेगा एट द रेट ऑफ 8 करके, मतलब इनको 5 राइट शेयर मिल जाएगा, जिसके लिए इनको 8 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट शेयर का भी एक ऐसा कंसेप्ट होता है। अब मिस्टर ए को तो कंपनी ऑफर कर देगा, लेकिन मिस्टर ए के लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है। मिस्टर ए के लिए ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई अभी हम 8 रुपए करके 5 शेयर का 40 रुपीज नहीं खर्चा कर पाएंगे, तो वो नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास 2 ऑप्शन होता है, वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 में से 3 शेयर लेंगे, 2 शेयर नहीं लेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, ये इनके पास जो मिस्टर ए के लिए जो ऑप्शन है, ये देखो, अब हम मिस्टर ए का ऑप्शन बताते हैं। मिस्टर ए के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो राइट शेयर को ना कर दे, ठीक है। एक्चुअली कंपनी एक लेटर भेजेगी, घर पे मेल करके लेटर भेजेगी कि हम लोग राइट शेयर इशू करते हैं। तो राइट शेयर का ये क्या कर सकते हैं, राइट शेयर को रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब मुझे नहीं लेना है, कुछ फाइनेंशियल इशू होगा तो नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, या किसी और रीजन से भी नहीं ले सकते हैं। या फिर यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि पार्शियली एक्सेप्ट किया, मतलब जैसे इनके पास 5 शेयर आ रहा था, इन्होंने 3 शेयर लेने का सोचा और 2 शेयर नहीं लेने का सोचा, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपना
राइट को सेल कर सकते हैं। सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट का मतलब है बेच देना। वो जो लेटर है ना उसको वो बेच सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, ठीक है। वो लेटर ऑफर लेटर, इसमें ऑफर लेटर आता है कि आपको ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो आपको पहले ऑफर किया जा रहा है कि आप हमारी कंपनी का राइट शेयर लीजिए। लेकिन ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो मिस्टर ए के पास अगर अवेलेबिलिटी है पैसे का तो वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेने से पूरा भी ले सकते हैं, लेने से पार्शियली ले सकते हैं और बाकी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन भी होता है फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑफर लेटर सेल करने का मतलब क्या हो गया? ऑफर लेटर को सेल कर सकते हैं, ये देखो, ये चाहे तो ऑफर लेटर को सेल कर सकते हैं। सेल द ऑफर लेटर टू अदर, ठीक है। किसी और को ये ऑफर लेटर सेल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ राइट्स, ठीक है। राइट का रिनाउंसिएशन करना, ठीक है, इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। यहाँ पर अगर होगा तो हम दिखा देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जब सेल करते हैं तब कंडीशन क्या होता है, देखो, जब सेल करते हैं तो इसको हम लोग सेल द ऑफर लेटर्स टू अदर्स, इसको बोलते हैं सेल ऑफ राइट, इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ राइट्स, ठीक है। अच्छा, अब सेल ऑफ राइट्स करने से कंपनी, ये जो मिस्टर ए है, इनका क्या होगा? इनका इनकम होगा, ठीक है, इनका इनकम होगा और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इनका इनकम होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे देखो, हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो तुम लोग कहीं पर जाके कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों ने जो है बाटा में जाके मान लो जूता खरीदा, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, मान लो तुम लोग को मिल रहा है एक कूपन, ठीक है, कूपन मिल गया, ठीक है। कूपन का एक वैलिडिटी होता है, ठीक है। मान लो कूपन का वैलिडिटी है 15 डेज, ठीक है। अब 15 डेज के अंदर अगर इस कंपनी से, जो भी कंपनी हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट क्यों ना खरीदो, अगर 15 डेज के अंदर इस कंपनी से कुछ खरीदोगे, ये सेम प्रोडक्ट, तो मान लो 15% ऑफ मिलेगा, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को अभी और कुछ खरीदना नहीं है, तो तुम लोग सोच रहे हो कि ये कूपन क्यों ना किसी को दे दे, ठीक है। अब मान लो ऐसे ही नहीं देना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, हम जस्ट ये कंसेप्ट को समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सेल ही करना है कूपन, हम जस्ट कंसेप्ट को कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। अब तुम लोग मान लो उस कूपन को सेल कर दिए, ठीक है, उस कूपन को सेल कर दिए अपने ही एक फ्रेंड को, ठीक है, अपने ही एक फ्रेंड को, कितने में? 100 रुपीज में सेल कर दिए, तो वो तुम लोग का इनकम हो गया, ठीक है। अब तुम लोग को ये कूपन क्यों मिला था पता है? क्योंकि तुम लोगों ने एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके प्रोडक्ट खरीदा था, तो वहां ऑफर चल रहा था कि अगर इतने रुपीस का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये ऑफर कार्ड मिल जाएगा, ये कूपन कार्ड मिल जाएगा, तो कूपन कार्ड मिल गया। अब देखो, इन्होंने पहले कंपनी में पैसा लगाया था, तभी तो इनको कंसेशनल रेट में शेयर मिल रहा है ना। तो वैसे ही तुम लोगों ने एक अच्छे खासे अमाउंट का परचेस किया तो एक कूपन मिल गया जिसपे लिखा हुआ है 15% ऑफ, लेकिन ये आज नहीं चलेगा, मतलब आज तुम लोग कुछ खरीदोगे तो नहीं होगा, आज के बाद से लेके 15 डेज तक वैलिड है। अब तुम लोग सोच रहे हो क्यों ना ये किसी फ्रेंड को बेच दे जिसको जरूरत है, तुम लोगों ने 100 रुपए में वो कूपन बेच दिया। अब वो फ्रेंड क्या कर सकता है, 15 डेज के अंदर उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसको 15% ऑफ मिलेगा, तो उसके लिए वो क्या हो गया? बेनिफिट हो गया, ठीक है, उसके लिए वो बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पर भी सेम वैसा ही हो रहा है कि अगर कोई चाहे तो अपना सेल ऑफ राइट्स, मतलब वही कूपन जैसा, वो बेच सकता है, तो बेचने से ये 100 रुपए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, इनकम हो गया 100 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पर जब तुम लोग का फ्रेंड खरीदने जाएगा प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कंपनी से, तो उसे प्रोडक्ट का प्राइस देना पड़ेगा। तो ये जो जिसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने अपना सेल ऑफ राइट्स दे दिया, वो क्या करेगा? वो कंपनी से शेयर खरीदेगा, ठीक है, वो कंपनी से शेयर खरीदेगा, तो कंपनी को उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? तो देखो, क्योंकि उसके पास राइट वाला लेटर है, तो कंपनी उसको कंसेशनल रेट पे राइट शेयर देगा, तो ये पहला बात है, उसका बेनिफिट होगा कि कंपनी उसको क्या करेगा? कंसेशनल रेट पे दे देगा, क्योंकि उसके पास वो राइट शेयर वाला लेटर होगा, ये उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। और एक बेनिफिट ये होता है कि अगर सेल ऑफ राइट्स वाला पेपर है तो कंफर्म इस ट्रांसफर पर्सन को, मतलब जिसको हम लोगों ने ये राइट सेल किया है, उसको कंफर्म कंपनी शेयर देगी, क्योंकि जब बाहर से लोग ट्राई करते हैं, शेयर इशू होता है बाहर से, जब लोग ट्राई करते हैं तब हो सकता है अलॉटमेंट मिला या फिर हो सकता है अलॉटमेंट नहीं भी मिला, लेकिन
लेकिन सेल ऑफ राइट से जो मतलब जो लेटर मिल रहा है, सेल ऑफ राइट जो हो रहा है, मतलब जो ऑफर लेटर मिल रहा है, वो जो इंसान परचेज कर रहा है कंफर्म उसको शेयर मिलेगा। तो मेनली लोग ये राइट सेल जो होता है वो परचेज जो लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कंफर्मेशन हो जाता है कि मुझे इस कंपनी का शेयर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, देखो इनके लिए तो खर्चा बढ़ ही जाएगा ना। तो मान लो इन्होंने अपना सेल ऑफ राइट्स, जैसे मान लो कंपनी कितना लगाया है, कंपनी बोल रहा है मार्केट से लेने से 12 रुपए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सेल ऑफ राइट्स कैसे किया, इन्होंने मान लो अपना 2 शेयर का सेल ऑफ राइट्स कर दिया, ठीक है। और मान लो वो कितना हो गया, 5 रुपीज करके बेचा एक एक राइट को, ठीक है। तो फिर 10 रुपीज राइट सेल का वैल्यू हो गया। और कंपनी से इन्होंने 8 रुपए करके 2 शेयर खरीद लिया, कितना हो जाएगा 16 रुपीज। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 26 रुपीज हो गया, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मार्केट से अगर ये खरीदते तो 12 रुपए का 2 शेयर कितना पड़ता, 24। अब तुम लोग बोलोगे महंगा तो हो रहा है, यहाँ पर जरूर महंगा हो रहा है। महंगा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेल ऑफ राइट्स कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि मिलेगा तो कंसेशनल रेट पे, लेकिन इनका एक और एक प्राइस भी तो लग जा रहा है ना। जैसे मान लो ये जो बाटा में जाके शूज खरीदेगा तुम लोग का फ्रेंड, तो उसको 15% ऑफ जरूर मिलेगा, लेकिन इसका ये 100 रुपए तो इन्वेस्ट हो चुका है ना, तो वो तो एड ऑन होगा ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर इनका प्राइस मार्केट से ज्यादा हो भी जाता है, बाई चांस मार्केट से ज्यादा हो भी जाता है, तो भी यहाँ पर शेयर के केस में क्या है, कंफर्मेशन है। ये तो और कोई बाटा में जाके जूता खरीदना नहीं कि कंफर्म जूता मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शेयर कंफर्मेशन नहीं होता है। शेयर इशू होने के बाद सबको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अगर कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी वापस कर देता है पैसा, बोलते हैं भाई आपको अलॉटमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर रिनाउंस जो हुआ है राइट, अगर मिस्टर ए से राइट लेटर है किसी के पास, उनके किसी फ्रेंड के पास, तो कंफर्म उनको एक्स लिमिटेड का शेयर मिल ही जाएगा। तो इसी वजह से लोग अपना जो है रिनाउंसिएशन अगर कोई करता है तो वो राइट शेयर को परचेस करने के लिए क्या करता है, वो सेल ऑफ राइट को पैसा देके खरीद लेता है, ठीक है। तो इससे कंफर्मेशन मिलता है, ये एक बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो सेल ऑफ राइट के लिए, ऑफर गिवन, offer gives to equity shareholder to purchase shares at concessional rate. Shareholders can subscribe or they can sell their right to outsider. तो चाहो तो ले लो, नहीं अगर चाहिए तो फिर उसे आउटसाइडर को सेल भी कर सकते हो। अच्छा, और यहाँ पर और एक चीज लिखवा देते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। चलो एग्जाम्पल इस चीज को समझने के लिए, मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स के पास मान लो कि 50,000 शेयर्स, और कंपनी ने एबीसी, एबी लिमिटेड ने, मान लो एबी लिमिटेड कंपनी है, इसने राइट शेयर डिक्लेयर किया, ठीक है। कैसे डिक्लेयर किया है, 1:4 में, ठीक है। तो एक नया शेयर मिल जाएगा अगर पुराना 4 शेयर है, तो फिर इनके पास कितना सारा राइट शेयर आएगा, तो ये देखो 4 है तो एक है तो 1/4, तो 50,000 है तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 50,000, 12,500, ठीक है। इनके पास 12,500 राइट शेयर्स का जो है ऑफर है, ठीक है। अब ये क्या क्या कर सकते हैं, ये 12,500 शेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं राइट एंटाइटलमेंट,
राइट एंटाइटलमेंट कितना है 12,500 का। ठीक है, अब इनके पास दो ऑप्शन है, ये चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब इन फुल, पूरा का पूरा शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब इन पार्ट, सब्सक्राइब इन पार्ट। ठीक है, तो सब्सक्राइब इन पार्ट का 2 पॉइंट हो जाएगा, सब्सक्राइब थोड़ा बहुत सब्सक्राइब, और बाकी जो है यहाँ पर सेल ऑफ राइट्स, सेल ऑफ राइट्स, राइट को सेल कर सकते। ठीक है, अब सब्सक्राइब इन फुल तो 12,500 शेयर्स है। ठीक है, देखो 12,500 शेयर्स है। मान लो कि कंपनी ने राइट शेयर का प्राइस रखा है @15, मतलब कंसेशनल रेट, तो इंटू 15 करके ये कंपनी को इतना पैसा देंगे, 12,500 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 1,87,500। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब जो है पार्टली करेंगे, मान लो 10,000 शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और 2,500 का राइट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो पेड टू कंपनी इस केस में कितना होगा, क्योंकि अगर 10,000 शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और कंपनी ने कंसेशनल रेट 15 रखा हुआ है, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,50,000 ये कंपनी को पे करना पड़ेगा। और बाकी सेल ऑफ राइट्स, अब सेल ऑफ राइट्स जिसको भी बेच रहे हैं उनसे कितना लेंगे, मान लो कि @2 करके बेच रहे हैं, तो 2 रुपए करके 50,000 इनको ये मिल जाएगा। 50,000 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल हो जाएगा एज पर AS 13 पैरा 13। ठीक है, AS 13 पैरा 13 में ये चीज लिखा हुआ है कि अगर कोई अपना राइट सेल कर रहा है तो वो अमाउंट जो उसका गेन हो जाएगा, इनकम, वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो राइट शेयर खरीदने से एंट्री क्या करेगा मिस्टर ए, तो एंट्री होगा ऐसे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ AB लिमिटेड टू बैंक, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1,87,500। ठीक है, अच्छा, और इसका भी सेम एंट्री होगा, इसमें भी सेम एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ AB लिमिटेड 1,50,000 टू बैंक 1,50,000। ठीक है, ये अमाउंट दिखाना पड़ेगा। और इसमें क्या एंट्री होगा, इसमें एंट्री होता है ऐसे, सेल ऑफ राइट्स अकाउंट डेबिट टू PL 5,000। जैसे हम लोग कोई भी इनकम को क्रेडिट करते, जैसे मान लो रेंट का इनकम, तो रेंट रिसिप्ट जब किया बैंक टू रेंट, अब जब PL में ट्रांसफर किया तो रेंट टू PL, तो वैसे ही सेल ऑफ राइट्स टू PL, इस तरीके से एंट्री होगा। ठीक है, अच्छा, अब कंपनी अपना राइट शेयर इशू करने से एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे कंपनी एंट्री करती है वैसा ही अपना एंट्री कर देगी। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। बोल रहा है कि ऑन 1 April 2001 रजत हैज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ P लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15%, नॉमिनल वैल्यू 10, तो नॉमिनल वैल्यू 10 है, बुक वैल्यू 15 है, फर्दर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं, इलास्ट्रेशन 8। वन 4/2001 ओपनिंग बैलेंस है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ P लिमिटेड at the rate of 10 नॉमिनल वैल्यू और at the rate of 15 बुक वैल्यू। ठीक है, तो जो बोला था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इनके पास ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर 20 जून को इन्होंने परचेस किया है 10,000 शेयर 16 रुपीज करके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 जून 2001 को परचेस किया है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 16 रुपीज करके। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, On 1 August 2001, P Limited issued 1 bonus share for every 6 share held by shareholder। अच्छा, तो फिर बोनस डिक्लेयर हुआ, बोनस डिक्लेयर कब हुआ है 1 अगस्त को, बोनस। अच्छा, रेशियो क्या है 1/4,
6 होल्ड, ऐसे लिख लिया मैंने। पहले से 6 शेयर है तो एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है, वही बोला है। 31 अक्टूबर अनाउंस किया है राइट इशू, तो 31 अक्टूबर को राइट डिक्लेयर हुआ है। 31 अक्टूबर को राइट डिक्लेयर हुआ है, राइट शेयर राइट डिक्लेयर हुआ है। और रेशियो क्या बोला है देखते हैं, डिक्लेरेशन डेट पे ही होता है। तो राइट इशू विच एंटाइटल्स द होल्डर्स टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7, ठीक है, फॉर 7, 3 फॉर 7 होल्ड, ठीक है। 3 राइट शेयर मिलेगा अगर पहले से 7 शेयर होल्ड करके रखा गया है, वही बोला है। देखो यहाँ पर एंटाइटल, ये देखो, अनाउंस अ राइट इशू विच एंटाइटल्स द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट द रेट ऑफ 15, ठीक है। 15 रुपीज क्या है, ये जो है मतलब कंसेशनल रेट पे एट द रेट ऑफ 15 करके मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। अब शेयर होल्डर को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो वो पार्टली भी ले सकता है, ऑप्शनल होता है। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ द एंटाइटल्ड entitled टू उमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है। रजत ने क्या किया, 1/3 सेल कर दिया एंड सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन 5 नवंबर 2001। अच्छा, 5 नवंबर 2001 में इन्होंने क्या किया, राइट एक्वर किया है, मतलब खुद से जो लिया है वो कितना है, 2/3, ठीक है। और राइट सेल किया है, राइट सेल किया है 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में 1/3 बोला था सेल, तो बाकी 2/3 जो है खुद एक्वर किया होगा। और सेल कितने में किया है, एट द रेट ऑफ 2 करके सेल किया है, एट द रेट ऑफ 2 करके। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, हम लोग को इसका कैलकुलेशन करके बताना, ठीक है। देखो कैसे होगा, बोनस तो तुम लोग को पता है, बस राइट शेयर बता देते हैं। देखो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ Rajat, investment account for the year ended 31st of March 2002, 2002, हाँ, scrip investment in equity share in P Limited. Date, particular, number, cost. Date, particular, number, cost. अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा 1/4/2001 को, तो 1/4/2001 टू बैलेंस बीटी, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना सारा शेयर है, 50,000, और ये 15 रुपीज करके है, तो 50,000 15 to 15 हो जाता है 75, मतलब 7,50,000 हो गया, ठीक है। ये कैसे निकाला, 50,000 इंटू 15 करके, यहाँ पर मैंने दिखा दिया, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, फिर परचेज हुआ है 16 रुपीज करके 10,000। अच्छा, 28 जून 2002 बैंक लिखना पड़ेगा। परचेज हुआ है 10,000 रेट ऑफ 16 करके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है समझाने के लिए, क्योंकि हम अभी वर्किंग नोट और नहीं बना रहे, ठीक है। तुम लोग चाहो तो ये सब का वर्किंग नोट बना सकते हैं। इसके बाद बोनस 1/8/2001, तो 1/8/2001 को बोनस मिलेगा, तो 2 बोनस शेयर। इसमें तो सिर्फ हमें नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है, तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल 60,000 शेयर है, यहाँ पर बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल हम लोग के पास 60,000 शेयर्स है, और 60,000 शेयर्स के ऊपर जो है हमें बोनस देखना है। चलो हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर, 6 के बदले 1, यहाँ पर बोला है ना, 6 के बदले 1, तो 60,000 के बदले कितना हो जाएगा, तो 1 के बदले 1/6, 60,000 में 1/6 इंटू 60,000, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पर आना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1 10,000, ठीक है।
ये हो गया 10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट कौन सा है। 31 अक्टूबर राइट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो राइट शेयर तो खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन डेट पे पता चलता है कैसे देगा, परचेज करना पड़ता है जो परचेज डेट होता है। तो यहाँ पर नो एंट्री, यहाँ पर हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ अनाउंस हुआ है कि ये ऐसे राइट शेयर मिल जाएगा। अब जब लिया जाता है ट्रांजैक्शन डेट पे एंट्री होता है, यानी 5 नवंबर को एंट्री होगा टू बैंक। वर्किंग नोट नंबर 2, पहले देखते हैं कितना सारा राइट शेयर मिल रहा है और कितने पैसे से लेना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, राइट शेयर, राइट एंटाइटलमेंट। 3/7 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है कि 3 for 7, 7 होल्ड करने पे 3 मिलेगा, एक मिलने से 3/7, और 3/7 और यहाँ पर कितना सारा शेयर्स हो गया है 3/7 50, और ये 10 और ये 10 50 60 70, अभी टोटल 70,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। तो जितने शेयर्स होंगे उसी पे मिलेगा, ठीक है। जब राइट इशू हो रहा है ऑन दैट मोमेंट जितना शेयर होल्डिंग है सभी पे मिलता है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 30,000, टोटल 30,000 राइट शेयर इनको मिलने वाला है। लेकिन इन्होंने इसमें से 2/3 लेने का सोचा, 1/3 सेल कर देने का सोचा है। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3 एक्वायर किया है और 1/3 सेल, 20,000, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है 20,000 जो है इनको क्या करना पड़ेगा, 20,000 जो है इनको परचेस करना पड़ेगा कितना करके, 20,000 इंटू कितना करके परचेस करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना करके दिया था 15, ठीक है, 15 करके 20,000 15 करके परचेज करना पड़ेगा, यानी 3 लाख, ठीक है। तो ये 3 लाख हो जाएगा। और ये 10,000 इन्होंने बेच दिया है 2 रुपीज करके, 20,000 ये पीएल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लाख, नंबर भी लिखेंगे और वैल्यू भी लिखेंगे। अच्छा, नंबर हम लोग का जितना हम लोगों ने सब्सक्राइब किया यानी 20,000, ठीक है। और जो बेच दिया उससे हमारा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को किधर दिखाएंगे, जो बेच दिया उससे हमारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम लोग का देखो एंट्री क्या हुआ था, मैंने एंट्री अभी सिखाया था। देखो प्रॉफिट हम लोग का होगा सेल ऑफ राइट्स टू पीएल, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेल ऑफ राइट्स का अकाउंट तो नहीं है, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। तो ये हम लोग का पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट डेट आ जाएगा ईयर एंड 31 मार्च 2002। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कितना सारा हमारे पास शेयर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो टोटल करते हैं यहाँ पर कितना सारा है 50 60 70 80 90,000, ठीक है। तो टोटल हम लोग के पास 90,000 नंबर ऑफ शेयर्स है जिसका वैल्यू इतना है। तो ये कितना हो जाएगा 7,50,000 1,60,000 प्लस 3 लाख 12,10,000 12,10,000। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 12,10,000 12,10,000। देखो मैंने तो बैलेंस करके निकाल दिया क्योंकि इधर तो कोई हमारा बाकी सेल वेल है भी नहीं। अगर तुम लोग एवरेज करोगे तो भी इतना ही होगा। हमें 90,000 का निकालना है, तो हमारे पास टोटल 12,10,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास 90,000 शेयर्स है और बैलेंस में भी 90,000 है। तो इंटू 90,000 करने से 12,10,000 ही आएगा, इसीलिए मैंने और इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया, ठीक है। तो हम लोग का 12,10,000 ही इसका वैल्यू हमें दिखेगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो सेल ऑफ राइट्स का जो प्रॉफिट है ये हम लोग का पीएल में जाता है। अगर हम लोग को कभी पीएल बनाने बोलेगा क्वेश्चन में तो हम लोग जरूर ये वाला वैल्यू दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये जो है ये यहाँ पर, ये देखो क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कभी क्वेश्चन में तुम लोग को पीएल बनाने बोलेगा इस क्वेश्चन में ऐसे में, तो तुम लोग वहां पर ये वाला जरूर लिखोगे कि इतना प्रॉफिट हम लोग का ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये राइट शेयर और बोनस शेयर का दोनों कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग डिविडेंड का कंसेप्ट पढ़ेंगे शेयर का, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।